वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। लगातार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कंपटीशन लगातार टफ होते जा रहा है तो दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों, जो 500 प्रश्नों का अनोखा संग्रह है। और ये इस वीडियो सीरीज़ का 5वां नंबर का पार्ट है, तो आप अन्य पार्ट को भी ज़रूर देखिए। मैं इसमें दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को मैंशन करता हूँ जो अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी तक किस प्रकार यात्रा करती है। तो दोस्तों सूर्य से जो आने वाली जो ऊर्जा है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी नियमन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, विकिरण। तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचने के लिए विकिरण का सहारा लेती है। हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो चालन होता है दोस्तों, संवहन होता है, विकिरण होता है, ये सब क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण का ही रूप है। ठीक है, और इसके बारे में तो क्या करेंगे दोस्तों, तो विकिरण क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का विकिरण। ऊष्मा का संचरण एवं स्थानांतरण का एक स्थान से दूसरे स्थान में मात्र एक ऐसी विधि से जाता है जिसको विकिरण कहते हैं, जिसमें दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अपवहन, विसरण, उत्क्रम परासरण, अभिकेंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अपकेंद्रीकरण। तो अपकेंद्रीकरण के मेथड के अनुसार दोस्तों इसमें जो होता है, अगर बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, कपड़े को भर देते हैं और पानी डाल के डिटर्जेंट डालते हैं तो लगातार क्या होता है, उसमें घूमता है, घुमाव आता है। घुमाने की वजह से क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है अपकेंद्रण बल लगता है, जिससे क्या होता है, पानी बाहर की ओर आने का कोशिश करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह एक आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान व विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्रीम जो है दोस्तों, आपने देखा होगा, क्रीम सेपरेटर या सेंट्रीफ्यूजन ड्रायर अपकेंद्रीय बल के कारण सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूजन आपको पता ही होगा दोस्तों, जिसमें क्या होता है, आप ब्लड से प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिका और आपका जो है दोस्तों प्लेटलेट और रेड ब्लड कार्पस को अलग किया जाता है। आपको पता ही होगा, हीमोग्लोबिन को अलग किया जाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का या मास गैस का। तो आपको इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कौन सी अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है दोस्तों, ये पाउडर के फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके प्रयोग किया जाता है, पाउडर के फॉर्म में। जो अग्निशामक यंत्र भरा होता है उसमें पाउडर रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। और दोस्तों जो अग्निशामक होता है वो 4 प्रकार के अलग अलग होते हैं। ठीक है, जिसमें से है ए प्रकार के पदार्थों को, बी और सी और डी 3 प्रकार के जो है दोस्तों ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उसको बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्यूरी किसकी यूनिट है। तो दोस्तों जो क्यूरी है उसका मात्रक क्या है मापने का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी गामा किरणों की ऊर्जा, ऑप्शन सी गामा किरणों की तीव्रता और ऑप्शन डी हो जाएगा कार्यफलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मिता को मापने की इकाई क्या है, क्यूरी है। और रेडियोधर्मिता की जो मापने की इकाई किसके द्वारा किया गया है, पीरे क्यूरी के द्वारा, मैडम क्यूरी के द्वारा खोजा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेडियो सक्रियता या उस रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक न्यूक्लियस से आयनीकरण या विकिरण के रूप में ऊर्जा लगातार फेंकते रहता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते रहता है उसे विकिरणशील या रेडियोधर्मिता कहलाता है। आपने देखा होगा रेडियम, जब आप रात में कहीं गाड़ी से जाते हो तो जैसे ही बोर्ड साइन बोर्ड पर आपका प्रकाश पड़ता है गाड़ी का, हेडलाइट का, तो वो चमकने लगता है। ठीक है, तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जो उपस्थित कण होते हैं वो अस्थिर होते हैं, लगातार क्या होते हैं, गतिशील, इतना गतिशील होते हैं कि उसमें हल्का सा प्रकाश पड़ने पर उसमें गतिशील उत्पन्न हो जाता है, जिसके दौरान क्या होता है, उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 5वां, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है। तो केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है दोस्तों, ऑप्शन ए है मस्तिष्क या सेरिब्लम या अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और
ऑप्शन डी है अर्धश्वेतका या हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप इमेज में देख ही रहे होगे कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहाँ पास स्थित होता है। ये है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, यहीं से क्या होता है, हमारे शरीर के श्वसन कार्यों का केंद्रीय नियंत्रण होता है। उसी तरीके से दोस्तों सेरिब्रम, ये ऊपर वाला हिस्सा सेरिब्रम कहलाता है, और सेरिबेलम जो अनुमस्तिष्क है, ये अनुमस्तिष्क कहलाता है। और हमारा जो है दोस्तों कौन सा बचा? हाइपोथैलेमस, बीच वाला जो हिस्सा है ये हाइपोथैलेमस कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है दोस्तों, मज्जा ऑब्लोंगेटा का या सिर्फ मज्जा का एक लंबे तने की तरह ही संरचना होती है जो मस्तिष्क के हिस्से का हिस्सा बनाती है। यह पूर्वकाल और आंशिक रूप से सेरिब्रम के से हीन होता है। यह एक अंशु जो है एक शंकु के आकार का न्यूरॉन मांस है जो स्वायत्तः मतलब जो अनैच्छिक कार्यों के लिए या जैसे उल्टी से लेकर के छींकना तक, ये क्या है, उल्टी आना या छींक आना, ये क्या हमारी अनैच्छिक क्रिया है, इसका आपका क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लीजिए कहाँ पास है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो गुणसूत्र इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए एम प्रोटीन से या आरएनए से? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, डीएनए से ही क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। दोस्तों गुणसूत्र हर जीवों में और वनस्पतियों में पाया जाता है। ठीक है, और ये अनुवांशिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पति एवं प्राणी कोशिकाओं के लिए पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होता है जो किसी अनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करती है। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। अगर हम लोग इसके जोड़े की बात करें तो ये 23 जोड़ों में पाया जाता है। ठीक है, आप देखे ही होंगे जो प्रत्येक सेल होते हैं दोस्तों उसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम पाया जाता है, और इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और ये जो डीएनए होता है, गुणसूत्र जो बना रहता है दोस्तों, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के ही बना होता है। चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहा जाता है? तो इन्हों छोटे छोटे जो जीव होते हैं दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? ये क्या से क्लेमिटोमोनास मोनास या फेरामिनेफेरा, उसी तरीके से मूंगा चट्टान या डायटम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूंगा चट्टान। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला बात कर लेते हैं। निम्न 3 आर में से किस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? 3 आर है दोस्तों, वो कौन कौन से है? आप ऑप्शन में देख सकते हो, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए कमेंट करके दोस्तों मुझे जल्दी बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाए, रिड्यूस, ठीक है, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो है प्लाज्मा जो परसेंटेज है वो कितना होता है? ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर कितना क्या होगा? आपको पता ही होगा, 55% होता है। कितना परसेंट होता है? 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। किसमें? हमारे पूरे रक्त में। ठीक है, तो रक्त में क्या किस किस चीज़ से मिल करके बना होता है दोस्तों? पहले तो रेड ब्लड कार्पस होता है, व्हाइट ब्लड कार्पस होता है, प्लेटलेट होता है, और जो बचता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों? एक तरल पदार्थ होता है जिसका परसेंटेज कितना होता है? 55% होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड होता है, वो 2 तरीके से मिलकर के बना होता है। एक जो है ठोस पदार्थ से, और एक क्या होता है? द्रव पदार्थ से। अगर ठोस पदार्थ की बात करें दोस्तों तो उसमें क्या पाया जाता है? कोशिका, ये जो है कोशिका से बना रहता है, जिसमें से क्या होता है? आपका रुधिर रहता है, लाल रुधिर, श्वेत रुधिर, और आपका प्लेटलेट रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। इलीसिया परीक्षण किसके निदान में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पोलियो वायरस, दूसरा है एड्स प्रतिरक्षी, या सी है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, या ऑप्शन डी है कैंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्स प्रतिरक्षी के रूप में इलियास परीक्षण किया जाता है। ठीक है,
तो एड्स प्रतिरक्षी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिक ऊर्जा किसके अनुपात में होता है? अणुओं के वेग में, अणुओं के द्रव्यमान में, गैस के परम ताप पर, या जो है पर्यावरण के तापमान पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, गैसों के परम ताप पर। अब गैसों का परम ताप दोस्तों, परम ताप के बारे में मैंने बताया था, आदर्श गैस का जो परम ताप होता है कितना होता है दोस्तों, -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगर केल्विन की बात करें तो यही क्या है, 0 केल्विन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? तो ऑप्शन ए है यूग्लिना, ऑप्शन बी है माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है पेरोमेशियम, ऑप्शन डी है कोरेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूग्लिना। यूग्लिना में क्या होता है, दोनों प्रकार की जो है गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिजैविकता क्या है? प्रतिजैविक क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, एंटीबॉडीज। ठीक है, इम्यून सिस्टम के नाम से भी आप इसको समझ सकते हो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक को जीव के विकास को विरुद्ध करता है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक को रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। या ऑप्शन सी है अन्य जीवों के विकास को निरुद्ध करने वाला एक संश्लेषित यौगिक है। या ऑप्शन डी बैक्टीरिया की वृद्धि को निरुद्ध करने वाला एक संश्लेषित यौगिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो जीवों द्वारा संश्लेषित एक यौगिक के रोगाणुओं को वृद्धि को क्या करता है, निरुद्ध करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, पहला ऑप्शन में यौगिक बोला गया है, ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, रोगाणु। तो रोगाणु क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्तनपाइयों में सफ़ेद ग्रंथियां मूलतः पाई जाती है, जिसका संबंध किससे है? तो अतिरिक्त लवणों को निकालने में, नाइट्रोजनी अपशिष्ट से उत्सर्जन में, ताप नियमन में, या यौन आकर्षण में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ताप नियंत्रण में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल। तो दोस्तों पसीना आने, हमारे शरीर में मौजूद पसीने की जो ग्रंथियां होती है उसे ही कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं के कारण क्या होता है, पसीना आता है। इन्हें एक्राइन या श्वेत ग्रंथि या पसीना ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इंसान में शरीर पर यह जो है दोस्तों 20 लाख से 40 लाख तक पसीने की ग्रंथियां होती है। ये ग्रंथियां जो है पैर के तलवे, हथेली, ठीक है, उसी तरीके मस्तक, गाल एवं कान के में सबसे क्या होता है, ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? काजू, दूध, सेब, तरबूज। तो दोस्तों इसमें देखिए, आप चित्र में आपको समझ ही आ गया होगा कि 4 ऑप्शन में से इसमें कौन सा होगा। तो काजू, दूध, सेब, तरबूज। तो राइट आंसर क्या है, मिल्क। ठीक है, दूध। दूध में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन बी आपको देखने को मिल रहा है, इसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में B12 पाया जाता है। तो दोस्तों आपको दूध अच्छा से पीना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, शरीर में भी B12 की पूर्ति होती रहेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा जो है ऊतक है जिसमें विभाजन नहीं होता है? तो ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन डी है जनन। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, किस चीज़ का चित्र है, आपको समझ आ गया होगा, तंत्रिका का। तो तंत्रिका तंत्र जो है हमारे ऐसा ऊतक है जो कभी विभाजित नहीं होता। ये क्या होता है दोस्तों, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं, ये वाला हिस्सा है दोस्तों अगले न्यूरॉन्स के इस हिस्से में जुड़ेगा, और दूसरे के इसमें क्या होता है, लगातार जुड़े रहता है। इसी के माध्यम से हमारे शरीर में जो स्पर्शता का अनुभव होता है, या किसी चीज़ के कटने, छिलने, दर्द का, ये सब का एहसास इसी की वजह से होता है। दोस्तों जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों का वातावरण से सामंजस्य स्थापित होता है उसे ही तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इसमें निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना की जाती है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई भी माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूर से ही चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए फारद थर्मामीटर, ऑप्शन बी गैस थर्मामीटर, ऑप्शन सी है पायरोमीटर, ऑप्शन डी है रंगीन थर्मामीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पायरोमीटर। आप जो चित्र देख रहे हो यहाँ पास, इसे ही पायरोमीटर कहा जाता है। इसको दूर से ही चमकते हुए पिंड का, ठीक है, जो है तापमान मापा जाता है। तो ऐसा आपने देखा ही होगा कि जो कोरोना की जांच करते हैं उससे पहले क्या होता है दोस्तों, जैसे एयरपोर्ट है, वहाँ पास व्यक्ति का टेम्परेचर मापने के लिए ही दूर से ही क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आपने तो इसे देखा ही होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों पैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक पैरोमीटर एक प्रकार का क्या है, रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर होता है, जो एक ही सतह से तापमान को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पायरोमीटर के विभिन्न रूप ऐतिहासिक रूप से भी पहले से ही मौजूद थे, ठीक है, लेकिन आधुनिक उपयोग
उपयोग में इसका ऐसा उपकरण है जो दूर से ही थर्मल विकिरण के स्पेक्ट्रम की सतह के स्थान के सतह के कारण ही उसका तापमान निर्धारित किया जा सकता है। यह जो है उत्सर्जन करता है किसका दोस्तों, तापमान का, उसको क्या करता है ये एक्सेस कर लेता है, ठीक है, जिसे पैरोमेट्री और कभी कभी जो है रेडियोमेट्री कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो कौन सा चीज़ है जो जल में घुलनशील नहीं है? प्रश्न को ध्यान दीजिए, घुलनशील नहीं है। लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है दोस्तों जल में क्या है, घुलनशील नहीं है। अब क्यों नहीं है चलिए देख लेते हैं। यह एक क्या है, सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है, यह जल में अविलेय है और इसमें डूब जाता है। इसे प्रायः कार की बैटरी में प्लेटलेस जो है प्लेट्स, ठीक है, पत्ती के रूप में और इलेक्ट्रोड में देखा जाता है, ठीक है। बैटरी के निरावेशित होने के कारण इसका निर्माण किया जाता है। इसे फास्ट वाइट, मिल्क वाइट, सल्फ्यूरिक एसिड लेट सॉल्ट या एल्गन साइट के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रदूषक होने का कारण क्या है? यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यह हीमोग्लोबिन को रोक देता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर जाता है। क्यों कर जाता है? कि कार्बन मोनोऑक्साइड हम जानते हैं उसका फार्मूला क्या है, CO है, और दोस्तों CO2 इस अपने अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन को एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कहाँ से रिएक्ट कर लेता है, एक और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और क्या बना लेता है, CO2 बना लेता है, और एक जो कार्बन बचता है दोस्तों वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। यह गैस हवा में थोड़ी हल्की होती है। उच्च सांद्रता में यह मनुष्यों एवं जानवरों के लिए विषाक्त होती है। हालांकि यह कम मात्रा में यह कुछ सामान्य जैविक कार्यों के लिए उपयोगी साबित होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अम्ल वर्षा या एसिड रेन के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर के ही जो है एसिड रेन, वर्षा का जो है दोस्तों अम्ल वर्षा के नाम से इसे जाना जाता है, वो होता है। देखिए अम्ल वर्षा जो है प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी में वायुमंडल में सल्फर हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड जल के साथ मिलकर के नाइट्रिक अम्ल और गंधक अर्थात H2SO4 जैसे तेजाब बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों रिएक्शन के माध्यम से, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, H2O जैसे ही वाष्पित होगा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा H2O और साथ ही साथ वो देखिए वातावरण मंडल में क्या है, जो कारखानों से निकलने वाला, एक तो हमारे पास क्या है NO2 है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और एक क्या है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है। और ये भी क्या करेगा, जब पानी से रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, पानी से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, एक तो ऊपर से वाला जो रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा H2, ठीक है, उसके बाद SO4 बना लेगा यहाँ से दूसरा वाली रिएक्शन से, और जो पहला वाला रिएक्शन है दोस्तों वहाँ से क्या बना लेगा HNO3 बना लेगा। एक H यहाँ से ले लेगा, O यहाँ से ले लेगा और एक O यहाँ से बचेगा लेगा, ठीक है, NO3 हो गया, ठीक है, HNO3। अब आज समझ गए होंगे ना, तो आसानी से एक हाइड्रोजन जो बचता है वो एक और हाइड्रोजन से मिल करके क्या बनाता है, H2 गैस बना लेता है, और बनता क्या है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, एसिड रेन बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? जो है लक्स मीटर, कैलोरीमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, ठीक है। तो लक्स मीटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एनीमोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। तो एनीमोमीटर में क्या होता है, हवा की दिशा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर में क्या होता है, ऊर्जा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। लक्स मीटर क्या है, प्रकाश की मीटर जो है प्रकाश मीटर भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता का मापन किया जाता है। लक्स LX पद्धति में जो है दोस्तों प्रदीप्त की SI माना जाता है। इसका मापन जो है ल्यूमिनस फ्लक्स या वर्ग मीटर के आधार पर होता है, ठीक है, सॉरी, इसका मापन जो है ल्यूमिनस फ्लक्स प्रति वर्ग मीटर के आधार पर माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल होने का मेन रीज़न क्या है, वायु, बादल,
गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पृथ्वी में घूर्णन। तो राइट आंसर क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही क्या है, इसमें वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण मेन इसका क्या है, रीज़न। अगर बोला जाए कि चंद्रमा में वायुमंडल क्यों नहीं है, तो दोस्तों इसमें क्या है, उसका पलायन वेग उसका रीज़न है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण क्या है, कम है, और पलायन वेग क्या है, वो भी कम है, जिसकी वजह से वहाँ पास जो है गुरुत्वाकर्षण से बाहर ही चला जाता है उसके पलायन वेग। ठीक है, अगर पृथ्वी की पलायन वेग की बात करें तो दोस्तों 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो अगर इतना स्पीड में अगर हम लोग बाहर जाते हैं पृथ्वी से बाहर, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। यही किसका क्या है, पलायन वेग है। मतलब 1 सेकंड में 11.3 किलोमीटर हमको स्पीड के साथ चलना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनायन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहलाता है। ट्रोपोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। राइट आंसर आपको पता ही होगा, आयनोस्फियर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, तो दोस्तों आयन मंडल दोस्तों अलग अलग, जो पहले पृथ्वी है अलग अलग भागों में विभक्त हुआ है, जिसमें से आयन मंडल मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों एवं धनात्मक आयनों से मिलकर के बना हुआ है। यह पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र है जहाँ 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है तथा सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है। ऊर्जा के में वृद्धि होने के कारण ही इसके तापमान में भी वृद्धि होने के कारण इसे बाह्य परत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उसका देख लेते हैं। ये आप देख रहे हो 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, हमारा 60 किलोमीटर और यहाँ तक। ठीक है, ये बाह्यमंडल, तो इसे बाह्यमंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा आयनमंडल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वातावरण, ये क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किसे सिल्वर नहीं है, किसमें सिल्वर नहीं होता है। तो हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर या ल्यूमन सिल्वर। तो राइट आंसर क्या है, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न है क्या था, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान। और आज का सवाल है आपके लिए, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है, किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। किस पौधों के जो फल हैं उसको भूमि के नीचे पाया जाता है। आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। ठीक है, तो राइट आंसर को दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आया दोस्तों उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोस्तों सभी सोशल प्लेटफॉर्म में। और जिस स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, मैंने नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।